हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय ऑनलाइन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर। और आज की क्लास यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 1 का टॉपिक करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गाइज, आज की क्लास कंप्लीट देखना ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलो गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि जो भी हमारी फर्स्ट यूनिट है। तो चलो गाइज, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो शिक्षा है वो शिक्षा शब्द है वो किस धातु से लिया गया है? अभी शिक्षा शब्द शिक्ष धातु से लिया गया है। और इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भी शिक्षा शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है। और इसका अर्थ क्या होता है? सीखना। फिर जो जॉन डीवी है, जॉन डीवी ने कितने तत्व बताए थे? भी जॉन डीवी ने 3 तत्व बताए थे। कौन कौन से? शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। कौन कौन से भी 3 तत्व बताए थे? शिक्षण और छात्र और पाठ्यक्रम में। लेकिन जोम्स एडम ने इसके 2 तत्व माने हैं। जोम्स एडम्स ने इनके 2 तत्व माने। कौन कौन से भी? शिक्षण और छात्र। इनको पाठ्यक्रम को इन्होंने नहीं माना। जॉन डेवी ने इनको 3 तत्व माने थे, शिक्षा, छात्र और पाठ्यक्रम। और जॉन एडम्स है, उसने उसके 2 तत्व माने थे। कौन कौन से? शिक्षक और छात्र। फिर जॉन डेवी है, उसके जो शिक्षाविद के क्या है भी? प्रथम शिक्षाविद है। कौन सी भी? जॉन डीवी। जो शिक्षा के संकीर्ण का अर्थ है वो क्या क्या होता है भी? सीखना होता है, पढ़ना होता है और उसकी गणना करना। और शिक्षा शब्द है वो किसके सीमित रहती है भी? विद्यालय तक सीमित रहने की ही होती है। फिर जो शिक्षा के व्यापक अर्थ है वो किसने दिया था भी? शिक्षा के व्यापक अर्थ महात्मा गांधी ने दिया था। जैसे कि मानसिक विकास है और भावनात्मक विकास, क्रियात्मक विकास, शारीरिक विकास। और शिक्षा है वो क्या होती है भी? जीवन में प्रयत्न चलती रहती है। शिक्षा, हम कहीं भी जाते हैं तो हमें वहाँ कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। शिक्षा कितने स्तर की होती है भी? शिक्षा 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिनका निर्धारित समय, जैसे कि हम जो भी शिक्षा को हम स्कूल में ग्रहण करते हैं। और अनौपचारिक क्या होती है? हम किसी भी स्थान पर जाते हैं, किसी भी समय किसी भी स्थान पर हमें उसको शिक्षा ग्रहण करते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। जैसे कि परिवार में, समाज में रहकर हमने कोई भी शिक्षा को ग्रहण किया, उसके हम क्या कहते हैं? अनौपचारिक कहते हैं। और जो शिक्षा हम स्कूल से लेते हैं उसको हम क्या कहते हैं? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जिसमें पत्रकार है, टीवी समाचार, दूर स्थान पर प्राप्त होने वाली शिक्षा को हम क्या कहते हैं? निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो चलो गाइज, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो शिक्षण अभियोगिता है, शिक्षण अभियोगिता में क्या बताया है इन्होंने कि जो एक राष्ट्र की पद्धति और समृद्धि मानक संसाधनों ने विकास पर निर्भर किया है। किस पर किया है भी? जो राष्ट्र की प्रगति है और समृद्धि मानक संसाधनों पर विकास पर उन्होंने क्या किया है? निर्भर किया है। और इसमें उद्देश्य की पूर्ति के लिए शिक्षकों की जो सदैव आवश्यकता रहती है। और इसमें मूल्यांकन के लिए ज्ञान का कौशल के आधार पर इनके उच्च संस्थानों के अध्यापक वृत्ति और अनुसंधान में प्रवेश पाना है। किसी भी जो उच्च शिक्षा है उसके संस्थान में सफल शिक्षक बनने के लिए व्यक्ति की योग्यता, उसकी बुद्धिमत्ता, मनोदृष्टि आदि गुण होना जरूरी माना गया है। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है भी? शिक्षण अभियोगिता, यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड। शिक्षा और शिक्षण। शिक्षा शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है भी? शिक्ष धातु से हुई है। इसका क्या अर्थ है? ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भी? संस्कार और व्यवहार का निर्माण करते हैं। इसमें क्या बताया है? जो शिक्षा का मूल रूप है वो क्या होती है भी? शिक्षा प्रदान करना होती है। और इसमें शिक्षा किस शब्द से इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है भी? शिक्ष धातु से हुई है। और शिक्ष धातु का अर्थ क्या होता है भी? सीखना, यानी कि ज्ञान प्राप्ति करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कार और व्यवहार में निर्माण करते हैं।
शिक्षा हमें योग्य बनाती है और हम अपने वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमता और निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास करके अपने परिवार, अपने समाज, राष्ट्र के किसी भी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकते हैं। किसका भी इन्होंने क्या बताया है कि शिक्षा हमें क्या बनाती है, भी संपूर्ण योग्यता बनाती है और जो वातावरण में समायोजित होकर अपनी क्षमताओं को, जो निहित योग्यताओं को पूर्ण विकास करके अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और विशिष्ट क्षेत्र में इसका योगदान कर सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य शिष्य में ज्ञान एवं व्यवहार को वांछित परिवर्तन लाना होता है। जो भी हम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो हमारे ज्ञान में जो बदलाव आते हैं, हमारे व्यवहार में जो भी बदलाव आते हैं, उसको ही हम क्या कहते हैं, भी शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, भी हमारे ज्ञान और व्यवहार में परिवर्तन होना। शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक, अध्यापक, अध्येता भी कहते हैं। शिक्षा प्रदान करने वाला कौन कौन होता है, भी शिक्षण होता है, अध्यापक होता है और इसे हम अध्येता भी कहते हैं। शिक्षक मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है, भी जो शिक्षक होता है वो शिक्षण यानी कि कोई भी विद्यार्थी है उसके उद्देश्य तक ले जाने की सहजकर्ता के रूप में उसको कार्य करता है। शिक्षा के दो मुख्य परिप्रेक्ष्यों के समझा जाता है। कितने पक्ष होते हैं भी इनको कितने मुख्य बताए हैं भी इन्होंने। शिक्षा के दो अर्थ मुख्य परिवेशों में समझा जाता है। एक है व्यापक और संकुचित। क्या है भी, व्यापक और संकुचित है। शिक्षा के व्यापक अर्थ का अर्थ है ये सारा संसार हमारे शिक्षा के क्षेत्र में होता है। शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्ति सर्वाधिक विकास होता है। किसमें भी जो शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है, मानव व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास होना। सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, पुरुष, विद्यार्थी हैं और यह जीवन पर्यटन कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो अपने व्यक्ति के पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल होता है। किसका भी इसमें शिक्षा का क्या बताया कि ये सारा संसार हमारे शिक्षा पर क्षेत्र होता है और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है कि मानव व्यक्तित्व को सर्वाधिक विकास होना। और इन सभी व्यक्ति बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष क्या माने हैं भी विद्यार्थी हैं और हम सभी प्रयत्न को कुछ न कुछ सीखने के लिए अपने व्यक्ति को पूरा जीवन को उसका शिक्षा का काल बनाते हैं। और साथ ही में जो व्यक्ति का जहाँ दूसरों के द्वारा जो कुछ सीखता है, दूसरों के माध्यम से जो कुछ सीखता है, दूसरों ने कुछ ना कुछ शिक्षा देता है, तो जीवन में छोटी बड़ी घटनाओं को भी हमें क्या देती है, भी शिक्षा देती है। फिर है शिक्षा के संकुचित अर्थ के अनुसार। शिक्षा के संकुचित अर्थ में जो संकुचित अर्थ है उसके क्या अनुसार बताया है भी। जो शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। किस में दी जाती है भी, जो शिक्षा है वो शिक्षण संस्थान यानी कि स्कूल है, महाविद्यालय है, विद्यालय है, इसमें दी जाती है और इसके निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होती है। जो इसका निश्चित क्या होती है भी, एक पाठ्यक्रम यानी कि जो एक सिलेबस होता है और टाइम क्या बताया भी इन्होंने, एक अवधि होती है। और शिक्षा का उद्देश्य विशिष्ट विषयों के ज्ञान प्राप्त करता है जिनका मूल्यांकन होता है। तत्पश्चात मानक उपाधि को प्रमाण पत्र मिलते हैं। शिक्षा कहीं न कहीं कक्ष में पाठ्यक्रमों तक ही सीमित हो जाती है। तो जो संकुचित अर्थ में क्या बताया है कि शिक्षा का जो केवल होता है वो कहाँ होता है भी, शिक्षण संस्थान में होता है। जैसे स्कूल है, महाविद्यालय है, विद्यालय है और महाविद्यालय और विश्वविद्यालय होता है। इनमें संस्थानों में दी जाती है और इसका जो निश्चित है वो क्या होता है भी, जैसे कि 12th क्लास है, 12th क्लास का सिलेबस और एक टाइम दिया जाता है, यानी कि एक टाइम जो अवधि होती है वो कितनी होती है भी, 1 ईयर के लिए होती है। और इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन निकालने के बाद में, यानी कि जो भी इनका रिजल्ट निकलता है तो उसका जो रिजल्ट निकालने के बाद इनको क्या मिलता है भी, एक प्रमाण पत्र मिलता है। और जो शिक्षा कहीं ना कहीं कक्षा पक्ष पर पाठ्यक्रमों तक ही सीमित रहती है। यूनेस्को द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में अपनी रिपोर्ट लिखी। क्या लिखी भी, जो यूनेस्को के द्वारा जो स्थापित शिक्षा है, जो स्थापित किसने भी, जो यूनेस्को के द्वारा स्थापित डेलोर कमीशन ने 1996 में एक रिपोर्ट लिखी। और जो शिक्षा
शिक्षार्थियों के मानवाधिकार, सामाजिक उत्तराधिकार, सामाजिक समानता, लोकतंत्र का भागीदारी, सहहिंसा, सहकारी भावना, रचनात्मक पर्यावरण के प्रति संवेदनशील, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि सब क्या होती है भी उस पर बल देते हैं। किस पे भी, जो यूनेस्को के द्वारा जो डेलोर कमीशन है, उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। उसमें शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों के जो मानवाधिकार है, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहहिंसा, सहकारी भावना, रचनात्मक पर्यावरण के प्रति जो संवेदनशील होती है, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि सब मुख्य विकसित करने के लिए उस पर बल देते हैं। शिक्षा के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से भी, औपचारिक और निरौपचारिक होती है। औपचारिक शिक्षा क्या होती है भी, इनमें जो स्कूल में हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम औपचारिक कहते हैं। और अनौपचारिक क्या होती है, जो हम समाज परिवार से जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको हम क्या कहते हैं भी, अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षण का जो मुख्यतः प्रकार समुदाय और अपने आरंभिक वर्षों को प्रदान की जाती है। दूसरी तरफ जो औपचारिक शिक्षा है वो काम भी, जो वर्तमान अनौपचारिक में जो हमारे समय और स्थान निर्धारित नहीं होते। और फिर जो निरौपचारिक शिक्षा है वो कहाँ होती है भी, जो पत्रकार, टीवी समाचार, जहाँ से कहीं से भी जो पत्रकार हैं, टीवी समाचार और दूर स्थान से जो हमें शिक्षा प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। फिर इन्होंने शिक्षा के कुछ परिभाषा दी है। शिक्षा की परिभाषा के माध्यम से अनेक प्रकार होते हैं, जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उद्देश्य पूर्ण दिशा होती है। जो शिक्षा होती है वो किसके अनुसार होती है भी, जो लर्निंग प्रोसेस है उसको उसके जो व्यक्ति के उद्देश्य की दिशा होती है। और जो शिक्षण शिक्षकों के छात्रों को प्रदान किए गए अनुभव के आधार पर उसमें अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन की प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण है, शिक्षकों को छात्रों को प्रदान किए गए जो अनुभव के आधार पर उनकी क्या की जाती है भी, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन में प्रक्रिया होती है। शिक्षण ज्ञान, अनुभव, वैज्ञानिक सिद्धांतों की दक्षता और समाज के लिए उपयोग में लाया जाना होता है। जो शिक्षण है वो किसके द्वारा भी, जो शिक्षण में ज्ञान, अनुभव और जो वैज्ञानिक सिद्धांत है उसको समाज में लाने का इसका उपयोग किया जाना है। और हम विद्यार्थियों को सीखने के लिए अनुकूल वातावरण को तैयार कर सकते हैं। फिर शिक्षण एक योजनाबद्ध गतिविधि होती है। इसमें प्रभावशीलता एक बात पर निर्भर नहीं होता, एक बात पर निर्भर करता है। शिक्षार्थी कितनी भी सुगमता, सरलता और शुद्धता हो, इसमें विषय वस्तु को ग्रहण करते हैं। शिक्षण में क्या बताइए भी, एक योजनाबद्ध गतिविधि होती है और इसमें जो प्रभावशीलता, जो योजनाबद्ध गतिविधि की जो प्रभावशीलता है इस बात पर हम निर्भर करते हैं। और शिक्षार्थी प्रभावशीलता जो कि चाहे वो कितनी भी सुगमता हो, सरलता, शुद्धता, विषय वस्तु पर हम ग्रहण करते हैं। शिक्षण पूर्व निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी, शिक्षक और अन्य चरों से सुव्यवस्थित तरीके से सुसंगठित करने की प्रक्रिया होती है। किसमें भी, जो इसके उद्देश्य जो शिक्षार्थी हैं, शिक्षण है और अन्य चरों को सुव्यवस्थित तरीकों से संगठित करने की क्या करते हैं भी, ये प्रक्रिया करते हैं। और शिक्षक छात्रों के वांछित ज्ञान कौशल सिखाने का अधिग्रहण करने की प्रक्रिया होती है। जो शिक्षण छात्र है जो वांछित ज्ञान है, कौशल सीखना है, अधिग्रहण करने की एक प्रक्रिया होती है जिसमें वे समाज को बेहतर जीवन यापन कर सके। फिर जो शिक्षण है उसकी संबंधित कुछ अवधारणाएं हैं। शिक्षण के संबंधित कुछ अवधारणाएं कौन कौन सी हैं भी, शिक्षक के 3 आधार होते हैं। शिक्षक के 3 आधार हैं, वो कौन कौन से भी, क्यों, कब, कैसे। और क्यों का अर्थ उत्तर सबसे महत्वपूर्ण होता है और दर्शन शास्त्र के द्वारा किया गया है। जो क्यों, इसका जो शैक्षिक प्रक्रिया है वो 3 प्रश्नों के आधार पर तय की गई है। क्या भी, क्यों, कैसे और क्या। तो क्यों है उसका उत्तर सबसे महत्वपूर्ण माना है और यह शब्द किसने दिया है भी, दर्शन शास्त्र के द्वारा माना गया है। और कैसे का उत्तर मनोवैज्ञानिक और क्या का उत्तर समाज शास्त्र के द्वारा किया गया है। तो शिक्षा का जो मूल अधिकार है वो क्या है भी, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र होता है।
फिर है आदर्शवाद। आदर्शवाद में क्या बताया है कि इन्होंने जो आदर्शवाद है वो एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत है जिसके प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक एस्पेक्ट्स के पड़ता है। किस पर पड़ता है भी? जो आदर्शवाद है वो किसी भी एक अत्यंत प्राचीनवादी सिद्धांत होता है जिसमें उसका प्रभाव किसी न किसी रूप में जीवन के प्रत्येक पक्ष पर पड़ता रहता है। अरिस्तु ने क्या बताया है कि शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति की नैतिक बौद्धिक सद्गुणों के आधार बनाता है। किसके? जो अरिस्तु ने क्या बताया कि जो शिक्षा का स्तर है वो व्यक्ति के उद्देश्य और उसकी नैतिक बौद्धिकता सद्गुणों के आधार पर बनाना है और व्यक्ति को श्रेष्ठतम मूल्यों के अलंकृत होती है जो मानवता के लिए आवश्यक होती है। आदर्शवाद नैतिक मूल्य, आध्यात्मिक आत्म अनुभूति, आत्म अनुशासनात्मक बल व्यक्तिगत के उन्नति पर बल देता है। किस पर बल देता है भी? ये जो व्यक्ति के आदर्शवाद है नैतिक मूल्य, आध्यात्मिकता, आत्म अनुभूति और आत्म अनुशासनात्मक व्यक्ति के उन्नति पर ये बल देता है। और जो संस्कृत शब्दों में हम सत्यम, शिवम और सुंदरम की व्याख्या भी आदर्शवाद की आत्मा होती है। किसकी भी? जो सत्य, शिवम और सुंदरम की जो व्याख्या होती है वो किस में होती है भी? आदर्शवाद की आत्मा में होती है। अध्यापक की अपेक्षाकृत अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षक, शिक्षा सह शिक्षा और सर्व शिक्षा के अवहेलना आदि की मुख्य कमियां रही हैं। क्या रही है भी? जो अध्यापक की जो अपेक्षाकृत है उसकी अधिक आशाएं, कमजोर शिक्षण विधियाँ, सह शिक्षा और सर्व शिक्षा की अवहेलना में मुख्य कमी रही है। फिर है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद में क्या होता है? जो इसमें प्रकृति को ही शिक्षक माना है। किसको माना है भी? इन्होंने जो प्रकृतिवाद को ही शिक्षण माना गया है और पुस्तक के ज्ञान को कम बल दिया है। जो प्रकृतिवाद में इन्होंने बताया है कि जो प्रकृति है उसको ही शिक्षक माना है लेकिन पुस्तक ज्ञान को इन्होंने कम ही बल दिया है। बच्चा यदि वृक्ष पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे कि जो गिरने से भी उनकी भूल का एहसास होगा। और यह यह एक प्रकार का शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण होता है। शिक्षण का कार्य क्षेत्रों के विकास के वातावरण तैयार करता है। तो जो प्रकृतिवाद है उसमें क्या बताया है कि इन्होंने एक प्रकृति पर बल दिया है। जैसे कि कोई भी बच्चा है यदि वो पेड़ पर चढ़ना चाहता है तो उसे ऐसा करने दे जिसे गिरने से भी अपनी भूल का क्या हो भी एहसास हो। और इस प्रकार जो शिक्षार्थी केंद्रित है उसको शिक्षण माना है। शिक्षक के कार्य छात्रों के विकास में वातावरण तैयार करता है। फिर इसमें जो निवेशनात्मक शिक्षा है उसको सम्मिलित किया है जिसके अनुसार शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाना होता है। इसमें किस शिक्षा का बल दिया है भी? निषेधात्मक शिक्षा का बल दिया है जिसमें शिक्षार्थी को असत्य मार्ग से बचाता है। क्रिया के द्वारा सीखना और हमारी जो अनुभव इंद्रियों के द्वारा शिक्षण, निरीक्षण, क्रीड़ा, हॉरिटर, डोल्टन आदि प्रभावित विधियों के द्वारा प्रकृति के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है भी? जो क्रिया के द्वारा सीखना, कोई भी कार्य है करके सीखना और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हमें शिक्षा ग्रहण होता है उसका निरीक्षण निकालना। क्रीड़ा यानी कि खेल करके। स्ट्रिक होल्टन ने इसको प्रस्तावित शिक्षण की विधियों के द्वारा इन्हें प्रकृतिवाद का अंतर्गत बताया है। फोर्थ टॉपिक है प्रयोजनवाद। फोर्थ टॉपिक क्या है अभी? हमारा प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद ने जॉन डीवी के प्रयोजनवाद का मुख्य प्रतिपादन माना है। किसको भी? जो जॉन डीवी है उसने किसका मुख्यतः प्रतिपादन माना है भी? प्रयोजनवाद को माना है। और इसके अंतर्गत क्रियाशीलता, व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। किसने भी? जो जॉन डीवी है उसने क्रियाशील और व्यवहारिकता का महत्वपूर्ण स्थान दिया है। इसको प्रयोगवाद भी कहते हैं। जो प्रयोजनवाद है उसको हम क्या कहते हैं भी? प्रयोगवाद भी कहते हैं। और प्रयोजनवाद की जो अमेरिका की देन माना गया है। किसकी देन माना गया है भी? जो प्रयोजनवाद है वो अमेरिका
अमेरिका की देन माना है। इसमें पूर्व निश्चित आदर्शों या फिर सत्य का कोई स्थान नहीं होता। अनुभव ही सभी मूल्यों की कसौटी होती है। इसे ज्ञान के आधार पर माना। प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली का आरंभ हुआ। किसका भी जो सब मूल्य की कसौटी है, इसे ज्ञान का आधार माना जाता है। और प्रयोजनवाद के आधार पर क्रियात्मक विद्यालय प्रणाली को आरंभ होना। फिफ्थ है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी में क्या होता है कि जो इसका अस्तित्ववादी का प्रतिपादक कौन है भी, किरकेगार्ड है। प्रयोजनवाद का प्रतिपादन कौन है भी, जॉन डीवी है। और अस्तित्ववादी का कौन है भी, किरकेगार्ड। तो इसने किरकेगार्ड ने क्या बताया कि मैं सोचता हूँ वही मेरा अस्तित्व है। इन्होंने क्या बताया कि मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा अस्तित्व क्योंकि मेरा सोचना है और मैं जो सोचता हूँ वो ही मेरा अस्तित्व है। किरकेगार्ड ने क्या बताया कि मेरा अस्तित्व है क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ। और मैं सोचता हूँ क्या बताया इन्होंने, मेरा अस्तित्ववाद बताया है। इसमें व्यक्तिगत पर अधिक बल दिया और अस्तित्व पर बनाए रखने के लिए पूर्णतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की स्वयं संघर्ष करना पड़ता है। अस्तित्ववाद का मूल तंत्र है अपने आप को जानो। शिक्षकों का कर्तव्य होता है छात्रों की मौलिकता, सर्जन शक्ति, संक्रियता, मानवतावादी दृष्टिकोण आदि उत्पन्न करने के लिए सहायक बने। सिक्स्थ है योग। योग में क्या बताया है कि जो भारतीय दर्शन ने इन्होंने 6 योग दिए हैं। भारतीय दर्शन में इन्होंने कितने योग दिए हैं भी, 6 रूप दिए हैं। और इसमें योग का एक माना है। ऋषि पतंजलि ने योग शास्त्र का रचयिता माना है। जो ऋषि पतंजलि है वो किसका है भी, योग शास्त्र का प्रतिपादन। योग शास्त्र का प्रतिपादन कौन है भी, ऋषि पतंजलि है। योग मन की प्रवृत्तियों को नियंत्रित करके विद्या, और यह मात्र शारीरिक व्यायाम नहीं है। इसके 8 आयाम बताए हैं। यम और आत्म नियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार और धारण, ध्यान और समाधि, इनकी ये 8 घटक है। इसको अज्ञान को दूर किया जाता है और ज्ञान की प्राप्ति भी की जाती है। जो योग है इसमें कितने तत्व बताए हैं भी, 8 तत्व बताए हैं। कौन कौन से, यम और आत्म नियंत्रण, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहारण और धारण, ध्यान और समाधि। योग के इन घटकों को अनुसरण उनको क्या किया है भी, अज्ञान को दूर किया है और इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी की जाती है। तो गाइज ये था हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड। और गाइज इनके साथ साथ में जो फर्स्ट पेपर है हमारा सेकंड यूनिट रिसर्च एप्टीट्यूड का भी टॉपिक हमने स्टार्ट करवा रखा है। गाइज अगर आज की क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना ताकि आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और गाइज जिसका सिलेबस, जिसका मेन टॉपिक है साइकोलॉजी, तो मैंने साइकोलॉजी की क्लास भी स्टार्ट करवा रखी हैं। हमारी क्लास ओपन क्लासेज एकेडमी में, ओपन क्लासेस एकेडमी बाय पुष्पा तोमर जब सर्च करोगे तो उसकी जो प्लेलिस्ट है उसमें साइकोलॉजी की बहुत सारी क्लासेस मैंने बना रखी हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। जिसका भी जो टॉपिक है, सब्जेक्ट साइकोलॉजी है यानी कि कोड 4 है जो पेपर 2 का, जिसका भी जो पेपर 2 साइकोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।